नमस्कार दोस्तों, जनावास के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के विकास की बात करते करते आज हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट विकासनगर, और आज हमारे साथ हैं विकासनगर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री शम्मी प्रकाश जी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा कि आज आप मेरे साथ वार्तालाप कर सकें। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा भाई साहब कि आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और जीवन में ऐसे क्या घटनाक्रम आए, ऐसी क्या तब्दीलियाँ आई जो आपने आप पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, कॉलेज जाते थे, और आपने अपनी लाइफ का रुख पॉलिटिकल रुख कर दिया, राजनीति की ओर कर दिया? शुरू से ही हम लोग जो है एक समूह के रूप में काम करते रहे, एक टीम वर्क के रूप में, चाहे वो खेलने का काम था या राजनीतिक और सामाजिक चीज़ों। उसके बाद छात्र राजनीति से जुड़े, छात्र राजनीति में बहुत लंबा टाइम बिताया और वो भी एक समूह में काम किया। उसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उससे पहले उत्तराखंड आंदोलन में प्रभात फेरियाँ निकलती थीं, उसमें धीरे धीरे मतलब जो मेन कहेंगे आप राजनीति से जुड़ने का जो एक अवसर मिला या जो एक मौका आया, वो उत्तराखंड आंदोलन जो यहाँ पे चला, उस मूवमेंट, निर्माण आंदोलन, उस मूवमेंट में हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला या हम लोग उसमें भागीदार हुए। उसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो साथियों ने कहा कि पहला नगर पालिका चुनाव हो रहा था, तो पहला चुनाव हम लड़ गए साथियों के कहने पर। तो जब पहला चुनाव 2003 में मैं चुनाव लड़ा, तो उसके बाद से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और संगठन से हम जुड़े रहे। NSUI से हम थे, कांग्रेस से हम थे, यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी थे, तो आज कांग्रेस की राजनीति से जुड़े रहे और चुनाव लड़ते रहे, और आज इस महत्वपूर्ण शहर की जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मुझे मिला। और आप लगभग 3 बार सभासद चुने गए विकासनगर क्षेत्र से, और आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि क्षेत्र की क्या कमियां हैं, क्या प्लसेस हैं, क्या माइनसेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र को, विकासनगर विधानसभा को, सबसे ज़्यादा यहाँ के ज्वलनशील मुद्दे कैसे हैं, कौन से हैं, और उन पे क्या सुधार की आवश्यकता है? पूरे विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार और खेल, ये 3 ऐसी आवश्यकताएं यहाँ की महसूस होती हैं पूरे विधानसभा की कि युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है। उन्हें सही मार्गदर्शन, एक सही स्थान, एक सही जगह और एक सही रोजगार की बड़ी आवश्यकता है। स्पोर्ट्स में यहाँ पे बहुत प्रतिभाएं हैं, खेल में बहुत प्रतिभाएं हैं। उन्हें सही राह दिखाने के लिए हमारे पास डाक पत्थर बहुत अच्छा स्टेडियम है। उस पर कांग्रेस के टाइम पे शायद कुछ विचार हुआ, कुछ निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन उसमें भी एक अच्छा स्टेडियम अगर हम वहाँ बना पाएँ तो निश्चित रूप से हमारे जो युवा प्रतिभाएं हैं उसको अवसर मिलेगा। डकरानी का ग्राउंड है और तमाम जगहें हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि अभी हमने कोविड टाइम पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ ध्वस्त थी, किस प्रकार से लोगों ने बिना ऑक्सीजनों के अपनी जो है जान तक गंवाई। तो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे इस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है कि एक ठोस कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिसमें जो है यहाँ के लोगों को एक बड़ी रिलीफ मिल सके। अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि विकासनगर विधानसभा के आगे बढ़ने के लिए और प्रगति के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? ऐसा क्या किया जाए यहाँ पे आपको लगता है कि जिससे, जैसे आपने कहा कि भाई युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए, या खेल कूद में स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स के लिए तो आपने बताया, लेकिन आप रोजगार के लिए क्या मानते हैं कि यहाँ ऐसे क्या कुछ विकल्प पैदा किए जाएं जिससे यहाँ रोजगार की समस्या काबू में आए? स्थानीय युवाओं को स्थानीय रोजगार की कुछ इस तरीके से कुछ स्कीम्स यहाँ के लिए लॉन्च करी जाएं, कुछ इस तरह से उद्योगों के लिए यहाँ के लोग, यहाँ के खेती बाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, हमारी पूरी कंडी क्षेत्र है, हमारा इधर का जो पूरे बेल्ट है, ये ढकरानी से लेके इधर, इसमें कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट हो कि जिसमें यहाँ का आदमी यहीं पे रोजगार करे और इस क्षेत्र को डेवलप करे। और रोजगार कई तरह का है, जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए एक अलग प्रकार का रोजगार है। कुछ ऐसी, कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई डेंटल कॉलेज हो, कोई इस तरह का बड़ी संस्थान, या अगर यहाँ पर
स्थापित हों इस क्षेत्रों के अंदर, तो निश्चित रूप से लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा और उसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो विकासनगर की बेल्ट है, पूरे बेल्ट में रोजगार को भी एक जो हमारा एक बड़ा वर्ग यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, तो निश्चित रूप से वो हर चीज़ में यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार की कोई एक विज़न लेकर यहाँ के प्रतिनिधि को चलना चाहिए और चलेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में निश्चित रूप से चलेंगे कि जिससे कि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को रोजगार से किसी का राह ना देखनी पड़े, किसी की तरफ ना देखना पड़े और जिस वो अपने रोजगार को यहाँ पे सुचारू रूप से चला सके। जैसे आप जानते हैं कि भाई यहाँ पिछले समय भाजपा का शासन रहा, अभी भी भाजपा का 2022 तक शासन है और विधायक भी यहाँ से बीजेपी के हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा आगामी 2022 विधानसभा में यहाँ से, और यहाँ का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए जिससे जनता कांग्रेस की तरफ अपना रुझान और बढ़ाए अगले इलेक्शन में? जो हमारे वर्तमान में माननीय विधायक हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बहुत लंबा किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, वो जब भी यहाँ से, चाहे वो चकरौता विकासनगर सैंसपुर उस समय एक विधानसभा हुआ करती थी, और अब भी उत्तराखंड बनने के बाद भी उन्होंने 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर लिया है। मुझे तो लगता नहीं कि उनकी कोई एक उपलब्धि भी इस पूरे क्षेत्र के लिए कभी कोई रही हो, एक कार्य भी उन्होंने कभी कि इसे विधायक निधि बांटना कोई कार्य नहीं होगा। विधायक निधि का क्या उपयोग किया गया, किस प्रकार से किया गया, वो एक मुख्य बात है। किस प्रकार की सरकार की कोई स्कीम इस क्षेत्र के लिए लाई गई हो, किस प्रकार का विकास कराया गया। आज तक हम विकासनगर इस पूरे क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में एक पार्किंग, स्थायी रूप से एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं करा पाए। हमारा सीवर प्लान एक लंबे समय से विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र का एक लगभग 62 का यहाँ का गठन हो रखा है, एक लंबे समय से यहाँ का सीवर प्लान जो है पेंडिंग है। कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा से वो प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा, लगभग उसकी स्वीकृति होने के बाद सिर्फ उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं हो पाई, तो उस टाइम सरकार चेंज हो गई, लेकिन वो मामला आज भी जस का तस है। भाजपा का किसी प्रतिनिधि ने उस कार्य को नहीं करा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस क्षेत्र में लगातार विकास करने का काम किया है और कांग्रेस का जो भी चेहरा होगा, कांग्रेस का चेहरा ही अपने आप में प्रत्याशी होगा और निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में जो है कांग्रेस का परचम लहराएगा। और आप किसको चेहरा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, आपकी निजी राय क्या है कि ऐसा कौन व्यक्ति हो जो आपको लगता है कि जो एक बेहतर विकल्प दे सके, जनता का लोक लुभावन एक नेता कांग्रेस की ओर से आपको क्या लगता है 2022 में कौन उम्मीदवार होना चाहिए? देखिए, पार्टी का निर्णय है। जो सोनिया गांधी जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, राहुल गांधी जी जो चीज़ तय कर देंगे वो हमारा चेहरा होगा और प्रत्येक कांग्रेस का व्यक्ति अपने तिरंगे को लेकर उस प्रत्याशी के पीछे चलेगा। बहुत से लोगों की राय है, अपनी भिन्न भिन्न राय है, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलती है, हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है और रखता भी है। तो लेकिन जब कोई निर्णय हो जाता है तो उस निर्णय के साथ सब लोग चलना चाहिए और चलेंगे। मेरी जो आप व्यक्तिगत राय की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को, कांग्रेस नेतृत्व को कहीं ना कहीं अपनी बी टीम को प्रमोट करना चाहिए, कहीं ना कहीं युवाओं को आगे लाने के लिए एक संदेश देना चाहिए, क्योंकि जब कोई युवा आगे आएगा तो निश्चित उसके पास एक कार्य करने की ऊर्जा होगी, लोगों को जोड़ने का, अपने साथ जोड़ने का एक जोश होगा और उसका एक कारण होगा। कारण ये होगा कि वो कम से कम, अगर मान लो किसी युवा को यहाँ का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, प्रतिनिधि बनाती है, तो उसके पास आगे काम करने के लिए लगभग 20 से 25 वर्ष होंगे। तो वो जो 20 से 25 वर्ष का उसका इंटरेस्ट होगा, तो उसमें निश्चित वो कांग्रेस संगठन को भी, कांग्रेस के लोगों को भी और इस क्षेत्र को भी वो बनाकर रखना चाहेगा। तो मेरी यह मानना है कि कांग्रेस जन भावनाओं को समझते हुए किसी युवा को यहाँ का प्रत्याशी बनाएगा, स्थानीय युवा हो, जिससे कि कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के युवाओं में और इस क्षेत्र की जनता की भी ये बहुत बड़ी मांग है कि उन्हें एक स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में कोई चाहिए, जिससे कि वो अपने सुख दुख
रात बिरात उसके साथ शेयर कर सके, उसकी मदद ले सके और इस क्षेत्र का एक विकास को आगे बढ़ा सके। जी, आपने कहे कि विकास नगर को एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है और आपके पछवादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर जी युवा भी हैं और बहुत कर्मठ हैं और कोरोना काल में बहुत एक्टिव रहे। तो आपका क्या मानना है कि 2022 में विधानसभा विकास नगर के लिए क्या कांग्रेस का चेहरा श्री संजय किशोर जी हो सकते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, संजय किशोर जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल ही नहीं इन विषम परिस्थितियों में पूरे जिला कांग्रेस का बागडोर संभाली और वास्तव में पूरे विकासनगर में नहीं, पूरे पछवादून क्षेत्र में ये लगा कि जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विश्वास उनमें दिखाया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने साबित करके दिखाया कि वास्तव में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद भी कुछ होता है। जिस प्रकार से उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को लामबंद करके विपक्ष की भूमिका निभाई और साथ साथ सामाजिक रूप से भी उन्होंने पूरे क्षेत्र में काम किया, सब युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का काम किया, तो उन्होंने अपना कार्य तो सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिखाया कि हाँ। रही बात चेहरे की, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और ऐसी राय इस क्षेत्र के हजारों युवाओं की है, स्थानीय लोगों की है कि कांग्रेस का वो फेस हो, वो चेहरा हो 2022 के लिए। इस क्षेत्र के लोग मन बना चुके हैं कि अगर वो इस क्षेत्र के कांग्रेस का चेहरा होए तो उन्हें भारी मतों से निश्चित रूप से यहाँ विजय मिलेगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस तो अपना परचम लहराएगी इस क्षेत्र के विकास की और इस क्षेत्र के युवाओं की एक जो बड़ी आशा है वो पूरी होगी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा वो अंतिम है और वो सर्वमान्य है। उसी जितनी ताकत के साथ संजय किशोर जी को चुनाव लड़ाया जाएगा, उससे भी अधिक ताकत के साथ अगर कोई और निर्णय होता है तो उनके साथ भी सब लोग इसी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कांग्रेस हर स्थिति में एकता का परिचय देगी और अगर संजय किशोर जी एक विधायक का चेहरा हो तो आपका कहना है युवा ज़्यादा जोशो खरोश में कार्य करेगा? निश्चित रूप से वो एक स्वाभाविकता होती है कि एक युवा अपने आप को, एक युवा प्रत्याशी हो, एक युवा नेता हो, उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। वो अपनी बात को बेबाक तरीके से कह सकता है और उसके साथ शेयर कर सकता है। तो निश्चित रूप से युवाओं की एक आशा भी होती है और एक उम्मीद भी होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा राजनीति से, बहुत ज़्यादा पदों से कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों को जो पूरे क्षेत्र की एक आवाज़ सी जो हम महसूस करते हैं, उस आवाज़ को सुनकर मैं आपसे इस बात को शेयर कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो अभी तक 2022 आने वाला है, मात्र 6 महीने रह गए इलेक्शन में, आप ये जो डबल इंजन फार्मूला बोला गया कि ये सरकार है, आप इसको कितने नंबर देंगे और आप क्या मानते हैं कि इनकी क्या क्या चूकें थी जो इसके लिए जनता इनको 2022 में माफ़ नहीं करेगी उत्तराखंड की? नरेश जी, डबल इंजन तो फेल हो चुका और वो फेल कैसा हुआ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये स्वीकार किया, त्रिवेंद्र जी को हटाकर 4 वर्ष उनसे शासन कराने के बाद उन्हें हटाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। अब नया चेहरा लाकर दिखाकर अपने उन कुकर्मों पर पानी नहीं, जो उसे नहीं मिटाया जा सकता, तो अब इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की जनता ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के बस में इस उत्तराखंड का विकास नहीं है। निश्चित रूप से समय आएगा और कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर पुनः स्थापित होगी और इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का विकास होगा। आप विकास नगर के शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आपका जो भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के क्या संदेश है कि मिशन 2022 में कार्यकर्ता किस प्रकार मैदान में आए, किस प्रकार की रणनीति अपनाए जिससे विजयश्री की ओर कांग्रेस प्रस्थान करे 2022 मिशन में? मेरा ये आग्रह है, ये संदेश है अपने साथियों से कि अपने अपने बूथ पर
जिस प्रकार से हम निकायों का, पंचायतों का चुनाव लड़ते हैं, सभी मन भेदभाव, मन मुटाव को भुलाकर सिर्फ कांग्रेस के तिरंगे के नीचे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्लों में मेहनत करें। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो असली चेहरा है वो गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे, जिसमें हमारे साथी बखूबी अपना काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और तेज़ी से करेंगे। यही संदेश है कि जब अगर तिरंगा, ये कांग्रेस का तिरंगा बचा रहेगा तो कांग्रेस बची रहेगी, कांग्रेस के साथी बचे रहेंगे। और यही संदेश है कि सब लोग सामूहिक होकर एक चुनाव लड़ें और कांग्रेस को विजयश्री की ओर आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शमी प्रकाश जी कि आपने अपना वक्त निकाला हमें और अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है मेरे साथ ये वार्तालाप करी और अपना समय मुझे दिया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नमस्कार।